बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप इस वक्त देख रहे हैं पांच का पंच और पांच का पंच लेकर मैं हूं इशफाक गौहर हाजिर खिदमत। पांच के पंच में लगातार बड़े मुद्दे पर होती है बात और आज की शुरुआत भी बड़े मुद्दे से ही करते हैं क्योंकि तीन न्यूक्लियर पावर्स के बीच यानी भारत, चाइना और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जो पिछले कई महीनों से तनाव देखने को मिल रहा था उसमें एक नई उछाल जो है वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि तीन न्यूक्लियर ताकतों के बीच भारत ने अपने वायुसेना के लिए और मजबूती की है और ये मजबूती उस वक्त हुई जब राफेल फाइटर जेट्स कि भारत आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। भारत आमद का सिलसिला शुरू हुआ है और आज जिस तरीके से पांच राफेल जेट फ्रांस की एयरबेस से निकले हैं, डसॉल्ट के उस एविएशन प्लांट से निकले हैं जहां पर उन्हें बनाया गया था और उन्हें भारत के हवाले करके यहां भेज दिया गया। तो बड़ी बात यह है कि अंबाला एयरबेस को अब जनाब इन राफेल जेटों के लिए नो फ्लाई जोन फिलहाल बना दिया गया है और सभी नजरें जो हैं वो अंबाला एयरबेस पर लगेंगी जहां पर ये राफेल जेट टो करेंगे। और आज तकरीबन 12 बजे के बाद ये राफेल जो है वो निकले RB003 सीरीज के ये राफेल जो थे आज उन्होंने टेक ऑफ किया फ्रांस से और माना जा रहा है कि वो 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। इसलिए तैयारियां बहुत ज्यादा जो है वो की गई है और ये टोटल 10 राफेल पहले स्लॉट में मिलेंगे भारत को, जिनमें 5 राफेल निकल चुके हैं, 5 स्टैंड बाय मोड पर है और फ्रांस की सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो वो 5 भी भेजे जाएंगे भारत। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि फ्रांस से भारत लाने के बीच इन राफेल विमानों को भारत के ही जांबाज चला रहे हैं और भारत के जांबाजों की तरफ से 7,297 किलोमीटर का सफर जो है वो 2 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा और सिंगल हॉल्ट जो है वो किया गया है इस राफेल के लिए। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि राफेल जेट अब बहुत जल्द भारत में होंगे और अंबाला एयरबेस के अंदर तैयारियां मुकम्मल की गई है। अंबाला एयरबेस को नो फ्लाई जोन में कर दिया गया है और नो फ्लाई जोन के साथ साथ अब सबकी नजरें जो हैं वो इन फाइटर जेट्स के अगले पड़ाव पर होगा क्योंकि माना जा रहा है कि अगला पड़ाव जो इनका अंबाला के बाद होगा वो सीधी बात जो होगी वो होगी जनाब चाइना और पाकिस्तान पर नजर इसकी। तो बड़ी बात आज यही है। इसी बड़ी बात और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि बहुत सी खबरें जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई है और इन टेक्निकलिटीज के बीच आज जानने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख की सरहदों पर भी क्या कुछ चल रहा है क्योंकि बड़ी खबरें वहां से भी आ रही हैं। थोड़ी देर में वो खबरें भी आपके सामने रखेंगे। फटाफट से आपको जरा पहले मिलवाते चले कि आज मेरे साथ कौन कौन से गेस्ट जो हैं वो इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आज के जो मेहमान हमारे हैं अपने अपने फील्ड में काफी महारत रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल PS मेहता साहब है हमारे साथ। आप बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल PS मेहता साहब मेरे साथ इस शो में ज्वाइन करने के लिए। अनुपम तिवारी फॉर्मर एयर ऑफिसर है, बहुत बहुत शुक्रिया। एयरफोर्स के टेक्निकलिटीज को जानते हैं, राफेल की जो रिसर्च है उसमें इन्हें काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है। और परविंदर सिंह सेठी साहब जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परविंदर सिंह सेठी साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल PS मेहता साहब आपसे करूंगा, जहां पर 3 देश भारत, चीन और इंडिया 3 न्यूक्लियर पावर्स है। इन न्यूक्लियर पावर्स के बीच भारत की तरफ से अपनी वायु सीमा यानी एयर स्पेस को मजबूत किया गया है। अब सिर्फ चंद घंटे बल्कि काउंटडाउन शुरू हो गया है राफेल जेट्स की भारत आमद, इंडिया ओपनिंग के लिए। किस तरीके से इस नए चैप्टर को देखें क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स और बहुत सारा चीजें जो है वो इसमें सुनने को मिली है। राफेल जो एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं ये एक गेम चेंजर है क्योंकि एक बहुत सुपीरियर एयरक्राफ्ट है। चाइना का जो J-20 है एयरक्राफ्ट जो कि 5th जनरेशन सुपीरियर एयरक्राफ्ट माना जाता है उसके मुकाबले की मार है। लेकिन राफेल बाकी एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट पैकेज के साथ मिलकर बहुत बड़ी
क्लास और एडवांटेजेस देता है इंडियन एयरफोर्स को कॉम्बैट एयर के लिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसका सुपीरियरिटी में जो खास चीज़ है वो इसके वेपन सिस्टम्स हैं जो ऑलरेडी अंबाला पहुंच चुके हैं पहले से, सिर्फ एयरक्राफ्ट का इंतजार है। इसके वेपन सिस्टम्स हैं स्कैल्प 500 क्रूज मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर तक मार करती है, और दूसरी है बियॉन्ड विजुअल रेंज 150 किलोमीटर तक मीटोर या मीका एयर टू एयर मिसाइल्स जो कि बहुत क्षमता रखती हैं और एनिमी का एज कम करती हैं। ये रफाल की खास बात है। इसके अलावा रफाल का हिंदुस्तान के एयरफोर्स में शामिल होने से ये दो चीज़, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट चाइना पाकिस्तान के ऊपर और डेटरेंस इफेक्ट इसके होने से दूसरे देश हमारी तरफ नज़र नहीं कर सकते। ये इसकी दो तीन खास बातें। ठीक है अनुपम तिवारी साहब, रफाल कि अब बिल्कुल अब काउंटडाउन शुरू है, वेंसडे को ये टॉक करेंगे, यहाँ पर लैंड करेंगे यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल साहब बता रहे थे कि देखिए इनका आना कोई आसान चीज नहीं है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, और स्पेशली दो देशों के अंदर भी इस वक्त माथापच्ची हो रही होगी कि अब नेक्स्ट स्टेप कैसे किया जाए ताकि सेफ गार्ड्स हो। देखिए गौर साहब, रफेल अपने आप में बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा इस पूरे में। बात कर रहे हैं, तीनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, और जो पावर इम्बैलेंस की बात हो रही थी हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, कहीं ना कहीं रफेल आकर के उस इम्बैलेंस को बराबर करने की कोशिश करेगा। तो निसंदेह जियोपॉलिटिक्स में पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई थी। और आप देखिए कि जैसे ही जब भारत की चीन के साथ तनातनी की खबरें आनी शुरू हुई और ये पता चला कि चीन कहीं ना कहीं अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, तो उस समय से ही फ्रांस हो या अमेरिका हो या यूके हो, सब ने एकदम से भारत को सपोर्ट किया है। और फ्रांस की सरकार ने तो इस हद तक कह दिया है कि जो रफेल एयरक्राफ्ट हैं जब भारत में आएंगे तो उनको भारत के हिसाब से जो उनमें सॉफ्टवेयर चेंजेस या हार्डवेयर चेंजेस करने होंगे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो वहीं से उसको इंडियनाइज करके भेज रहे हैं। तो अब ये हमको आपको समझना चाहिए कि पूरी दुनिया किस तरह से चाइना के जबरदस्ती को काउंटर करने के लिए भारत को खड़ा कर रही है, और भारत को भी इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए अब लीडर का रूप अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि इस पावर इंबैलेंस से दुनिया में बहुत परेशानियां बढ़ने वाली हैं। और राफेल के आने से ये पावर इंबैलेंस डेफिनेटली कहीं ना कहीं बराबरी की स्थिति में आ जाएंगे हम और हमारा जितने ही पड़ोसी है। राइट सर, मैं परविंदर सेठी साहब आपके पास जरा फटाफट से आना चाहूंगा और ये बताइएगा जो इस पर पॉलिटिक्स हो रही थी, उसके बाद जरा मैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब के पास दोबारा आऊंगा एक टेक्निकल चीज जानने के लिए। लेकिन आपसे जो चीज जानना चाहूंगा वो ये है कि हमने देखा जब रफाल का मामला सामने आ रहा था कि ना फाइटर प्लेन्स हमने लेने हैं, नेक्स्ट जनरेशन की जहाज लेने हैं, तो संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और हर तरफ से इस तरीके की खबरें जो है वो आई। तो अब क्या वो जो उस वक्त का माहौल बनाया गया था, क्या आज के दिन ने वो सारी चीजें साफ कर दी कि सरकार की नीयत और सरकार की पॉलिसी सही थी? बिल्कुल, सरकार की जो दूरदर्शिता है, जो आने वाले समय में अपने आप को अपनी आर्मी को फुली इक्विप करने के तरफ जो कदम बढ़ाए थे, उसकी बड़ी बाकी पार्टियों ने निंदा करी थी। लेकिन आज ये बात साबित होती है राफेल आने से। देखिए, जब आप लड़ाई के लिए तैयार हैं तभी आप लड़ाई को अवॉइड कर सकते हैं। जब आप वेल इक्विप्ड हैं और आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो जैसे फाइटर विमान आ रहे हैं, उसी प्रकार से सारी चीजें हैं। जैसे पहले हमारे पास MiG-29 या दूसरे या बफर्स तोपे थी, लेकिन ये जो गेम चेंजर है, इसके साथ जो चाइना के अंदर एक भय की स्थिति है और बाकी देशों को भी इस तरह का एक संदेश जाता है कि जो भारत है, अगर भारत की तरफ हम देखेंगे तो वो उसकी आर्मी, उसकी एयरफोर्स और उसकी नौसेना वेल इक्विप्ड है इन द वर्ल्ड। जो जितने भी आर्म फोर्सेस हैं वो तैयार है अपनी सुरक्षा के लिए। हम किसी के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी तरफ कोई, हमारे देश की तरफ कोई दिखेगा तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। ये संदेश जाता है बाकी राजनीतिक पार्टियों को जिन्होंने इसका अपोजिशन किया था। मेजर साहब एक चीज, लेफ्टिनेंट जनरल साहब एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है
वो आपसे एक टेक्निकल बात जानना चाहते हैं। पहले जब हम इस रूट प्लान को देख रहे थे, जिस रूट से इसने आना था उसमें ऑन 11th आवर्स में चेंज की गई, और जो ईरान और पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज करना था, खबर है कि अब उसको यूज नहीं किया जाएगा। मस्कत के अंदर एयरबेस जो है फ्रांस का, वहां पर ये टो होगा और वहां पर रुकेगा। उसके बाद डायरेक्टली सेकेंड हॉल जो होगा वो अंबाला स्टेशन होगा। ये जो चेंज हुआ है, क्या ये सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए चेंज किया गया, या इस तरीके की मेजर चेंज होती रहती है ऑन द 11th आवर? ये चेंजेस होने के कारण मेट्रोलॉजिकल डाटा या मौसम के ऊपर भी निर्भर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो चेंज किया गया, जो इसकी रूट प्लानिंग की है, ये इसकी सेफ्टी के लिए की गई। हम अपनी सेफ्टी लेंगे। आपको मालूम होगा कि फ्रांस का मिड एयर रिफ्यूलर इनको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बेस तक लेके आ रहा है। उसके बाद ये अपने ओवर दी अरेबियन सी पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से ना आते हुए अंबाला की तरफ आएंगे, और वहाँ पर इंडियन एयर रिफ्यूलर इनको, अगर इनको ज़रूरत पड़ती है मिड एयर रिफ्यूलिंग की, तो रिफ्यूल करके अंबाला तक पहुँचाएंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि इनको रास्ते में कोई खतरा ना हो, कोई मिसाइल इनको हिट ना करे, और ये दुश्मन के एयर स्पेस से दूर से निकलते हुए भारत पहुंचे। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आज के दिन में इस तरीके का हो सकता है कि एयर स्पेस में कोई जहाज चल रहा हो विद प्रॉपर परमिशन और उसको हिट किया जाए? इट इज क्वाइट पॉसिबल। आपको याद होना चाहिए, पीछे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मिस्टर नरेंद्र मोदी को भी परमिशन नहीं दी गई थी एयर पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से फ्लाई करने की। तो इसमें चांस लेने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी सेफ्टी और सुरक्षा सबसे पहले देखनी है। तो इट इज बेटर टू अवॉइड एनिमी एयर स्पेस और एक सुरक्षित रास्ते से, सेफ रूट से अपनी हम डेस्टिनेशन पे पहुंचे। अनुपम तिवारी साहब, इससे पहले कि मैं लद्दाख बैटलफील्ड पर आऊं, क्योंकि एक और बड़ी खबर जो वहां से आ रही है उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आपसे जो चीज जानना चाहूंगा, करगिल का जंग था तो फ्रांस का हाथ आगे आ गया, मिराज उन्होंने दे दिया और एक गेम चेंजर के तौर पर उसने करगिल के अंदर काम किया। आज जब दोबारा उसी लद्दाख के अंदर परेशानियां हैं, चाइना हमारे सामने है, टू वॉर फ्रंट में पाकिस्तान के साथ भी मामले खराब हो रहे हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, फ्रांस की तरफ से एक और बार हाथ सामने रखा गया और रफाइल जेट जो है वो दिया गया सेट डेडलाइन से भी पहले। क्या ये बिजनेस ट्रेंड है या दोस्ताना ताल्लुकात, फ्रेंडशिप? गौहर जी, इसको तो मैं तो दोस्ताना ताल्लुकात ही मानूंगा। नहीं तो फ्रांस को क्या पड़ी है कि हिंदुस्तान किसी से लड़ रहा है या उसके ऊपर हमला हो रहा है। फ्रांस को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फ्रांस के बहुत ज्यादा टर्म्स हमारे साथ वैसे नहीं है कि हमारा पड़ोसी है और उससे हमारे ऊपर अगर अटैक होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम होता है। मुझे लगता है कि ये परंपरागत रूप से जो फ्रांस के साथ हमारी एक दोस्ताना संबंध रहे हैं, आजादी के बाद से अब तक रहे हैं। हमने फ्रांस के कई मसलों पर हमने फ्रांस का साथ दिया और फ्रांस ने उसको पे बैक भी किया है। तो चाहे उस समय की घटना हो, कारगिल के वार के समय मिराज 2000 तो जो उन्होंने सपोर्ट किया था, मिराज 2000 उससे पहले भी थे हमारे पास, लेकिन उस समय उन्होंने उसके सपोर्ट में कई सारे मिसाइलें दी थी। इवन इजराइल को तैयार किया था कि वो लेजर बॉम्ब हिंदुस्तानी एयरफोर्स को दे दे, और लेजर बॉम्ब में कितनी बढ़िया सफलता हासिल की थी ये किसी से छुपा नहीं है। कारगिल के ऊपर उन चोटियों से दुश्मनों को मार भगाने में मिराज एयरक्राफ्ट के में लगे हुए उन लेजर बॉम्ब का बहुत बड़ा योगदान था। तो और ये इस बार जो हो रहा है वो भी वैसा ही मैं देख रहा हूँ। केवल फ्रांस ही नहीं, इजराइल ने भी अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, यूके ने भी बढ़ाया है और अमेरिका भी बढ़ा रहा है। ये बात हालांकि हम जानते हैं कि हम काफी विशेषज्ञ इसको इस तरह समझते हैं कि क्योंकि अमेरिका में चुनाव है इसलिए अमेरिका ये नाटक कर रहा है। लेकिन देखिए, लॉन्ग टर्म में हकीकत तो यही है कि चाइना के अगेंस्ट में हर एक देश, हर एक मुल्क जो चाइना को अपना दुश्मन, ह्यूमैनिटी का दुश्मन समझ रहे हैं, वो सब एक साथ मिलकर आएंगे और हिंदुस्तान उनको लीड करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। राइट सर, मैंने ब्रेकिंग पर आना है, लेकिन उससे पहले आपके पास लेफ्टिनेंट PS मेहता साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो दर्शक भी हमारा जानना चाहेंगे। ये जो दो एयर बेसेस हमारी है, एयरफोर्स की बेसिस है, अंबाला एयर बेस और हाशिमारा एयर बेस, ये कहा जा रहा है कि जनाब इनको यहीं पर रखा जाएगा, जितने भी राफेल्स आएंगे ये यहाँ पर स्टेशन करने का मकसद क्या? ये दोनों देश हिट टारगेट के अंदर रहेंगे या यहाँ पर रखने का कुछ और भी संदेश है? अंबाला एयर बेस का जो लेह लद्दाख से डिफरेंस है बाय एयर रूट, जो डिस्टेंस है वो है 430 किलोमीटर तकरीबन। और यहाँ पर बेस बहुत पुराना बेस है हमारा, अंबाला एयर बेस बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है
और यहाँ पे रखने से 2-3 फायदे हैं कि इधर से पूरा अपना एमिनेशन लोड या पोटेंशियल लोड लेकर, क्योंकि ये लो एल्टीट्यूड पर है, वेरी लो एल्टीट्यूड, फुल लोड कॉम्बैट लोड के साथ रफाल उड़ सकता है और 1700 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस 1700 किलोमीटर के रेडियस में तकरीबन 3/4 पाकिस्तान भी कवर होता है, पीओके भी कवर होता है और तिब्बत का इलाका भी कवर होता है। राइट। तो ये है अम्बाला एयरबेस की इम्पोर्टेंस। इसी तरह हाशिमारा जो ईस्टर्न थिएटर में है, वहां से वो जो बाकी एरियाज हैं अक्रॉस रेल, जो अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में जो चाइना का एरिया पड़ता है, उसको कवर करता है। तो दोनों जगहों पे रखने से काफी मार की क्षमता रहती है इन एयर बेसिस से। तो ये इम्पोर्टेंस से स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट चुने गए हैं यानी और स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को फोकस पॉइंट में रखकर ये सारा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्योंकि ये प्लान एग्जीक्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर थोड़ी देर में हम जरूर आएंगे। लेकिन फटाफट से आपके पास अनुपम तिवारी साहब, अब जरा सरहद के उस पार की भी खबर बताएं अपने व्यूअर्स को। खबर ये है कि JF-17 जेट जो है, जो चाइना मेड है, उसको जनाब मॉडिफाई किया है पाकिस्तान ने और उसको तैयारी करवा रहे हैं कि रफाइल के साथ जोड़ के देखें। इज इट पॉसिबल कि मेड इन चाइना हो और इंजीनियर पाकिस्तान के हो, बाद में कुछ मॉडिफिकेशन हो? बात तो सही है। देखिए, सुन के ही हंसी आती है कि ये मेड इन चाइना चीज है और उसको पाकिस्तान के इंजीनियर का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। एनीवेज, हमें दुश्मन की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ताकत की बात करें तो JF-16 जो एयरक्राफ्ट है वो रफाल के सामने कहीं नहीं ठहरता साहब। इवन छोटी सी बात जो स्पीड की होती है, एयरक्राफ्ट के होने की स्पीड, बल्कि वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता वार के टाइम पे। स्पीड ज्यादा मैटर ये करता है किसी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग स्पीड क्या है, वो कितने छोटे रहने पे उतर सकता है। इन सब चीजों में राफेल का कोई मुकाबला नहीं है। JF-17 इसके सामने एक जनरेशन पीछे का एयरक्राफ्ट नजर आता है। राफेल की तुलना अगर आप इसी से कर सकते हैं तो हाँ जी, हमने शुरुआत में आपने कही थी कि J-20 से आप कर सकते हैं। J-20 एक स्टेल्थ जहाज है और स्टेल्थ जहाज के साथ राफेल स्टेल्थ ना होने के बावजूद जो अभी डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान के बता रहे हैं, अभी खुल के उसमें कुछ नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन जरूर वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये शॉर्ट एयर, ये जो हमारी पट्टी होती है हवाई पट्टी, वहां पर जनाब उड़ सकते हैं। इन्हें ज्यादा लंबा चौड़ा कोई कुछ नहीं चाहिए और शॉर्ट स्पेन में ये मूव कर सकते हैं। और गिलगित और बीजी को ध्यान में रखते हुए ये सारा कुछ बनाया गया है। हाँ, नहीं मानता हूं, मैं ये बात ही मानता हूं। हर एक देश अपनी जियोग्राफी के हिसाब से अपने सिस्टम्स को, अपनी मशीनों को तैयार करता है। तो निसंदेह पाकिस्तान नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर हम बात कंपैरिजन की करें तो कंपैरिजन में JF-17 का इससे राफेल के साथ कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। आप JF-17 को आप मिराज 2000 की सीरीज का जहाज जरूर मान सकते हैं। ऑलमोस्ट उतनी ही स्पीड है दोनों एयरक्राफ्ट। राइट साहब, अनुपम तिवारी साहब दोबारा आपके पास होंगे, लेफ्टिनेंट PS मेहता साहब आपके पास भी और प्रेम सेठी साहब आपके पास भी दोबारा होगा। फटाफट से जरा ब्रेकिंग को चलाइएगा। खबर चाइना के बॉर्डर से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर चाइना और भारत की सीमाओं पर तनाव न थमने का सिलसिला लगातार जारी है और अग्रिम चौकियों पर भारत की तरफ से T-90 तोपों को तैनात कर दिया गया है और बेजिंग की तरफ से फिलहाल यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 50,000 के जवान जो है वो कुराक्रम पास के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और जहां पर हमारी आज तैनाती तोपों की हुई है, T-90 टैंक जहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, माना जा रहा है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा आर्म एम्युनिशन लेकर सरहद पर खड़ा किया जा रहा है जवानों को। बड़ी खबर इस वक्त अब लद्दाख से, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि जनाब पहली बार सरकार की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। T-90 टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और ये T-90 टैंक्स का डिप्लॉय करने का जो मकसद है वो सारा के सारा है कि किसी न किसी तरीके से जो DBO का मामला है वो सिक्योर और सेफ रहे। और ये देखा जा रहा है कि एक फुल ब्रिगेड भेजी गई है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि बीजिंग से जो खबरें हैं वो यही है कि एक जगह पर हाँ और दूसरी जगह पर ना के बीच अपने फौजियों को जमे रहने के आदेश भी दिए जा रहे हैं। तो इस पर जरा चर्चा करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल PS मेहता साहब हमारे साथ हैं, अनुपम तिवारी साहब हमारे साथ हैं और प्रवीण सेठी साहब हमारे साथ हैं। तीनों को जरा फटाफट से दिखाइएगा। पहला रिएक्शन सर आपसे लेफ्टिनेंट जनरल PS मेहता साहब, ये जो आज हमने LAC पर तैनाती की है, इतनी भारी भरकम टैंकें T-90 लगा दी है, क्या सिचुएशन अब इतना एक्सट्रीम पर आ गया है कि डेस्केलेशन की बातें हो रही हैं, डिप्लॉयमेंट भी बढ़ रही है?
देखिए, चाहे हम इसको डीएस्केलेशन बोलें, मगर डीएस्केलेशन हो नहीं रहा है। शुरू से थोड़ा बहुत टैक्टिकल इशारा किया है चाइना और इंडिया ने पीछे जाने का 1-1.5 किलोमीटर चंदे के इलाकों में, मगर ओवरऑल चाइना इस पोजीशन को छोड़ने के लिए मान नहीं रहा है। ना वो गलवान से पीछे जाएगा, ना फिंगर 14 से, ना फिंगर 4 से, और ऊपर देपसांग एरिया में भी बिल्डअप चल रहा है। ये बड़ा क्लियर है कि चाइना ने जो ठानी है वो करने के लिए वो अपनी फोर्सेस को बिल्डअप कर रहा है। खबर है कि उसने तकरीबन 4 डिवीजन वर्थ अलॉन्ग विद आर्मर्ड ब्रिगेड, आर्टिलरी ब्रिगेड, एडी ब्रिगेड, इंजीनियर ब्रिगेड, ये सब तैनात कर दिए। तो हमें इसको नॉर्मल व्यू से नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए और जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक छोटी बात नहीं है। अनुपम तिवारी साहब, आपका जल्दी से कमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ बोल रहे हैं, जरा उधर भी चलना है, फटाफट से आपका कमेंट इस पे। जी देखिए, मेरा आकलन यही है कि जो पिछले दिनों से चल रहा था वो साफ साफ संकेत दे रहा था कि दोनों देश केवल बात करते रहना चाहते हैं अभी, लेकिन अभी लाइन नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहां पर अपने प्रेजेंस को बहुत मजबूत दिखाना चाह रहे हैं। चाइना कर रहा था तो भाई हिंदुस्तान को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। सिर्फ एक तरफ से अगर जवाब दिया जाएगा तो पावर बैलेंस नहीं होगा। अब फिंगर 4 से वो जा नहीं रहे थे और इसके अलावा देवतांग से जाने का नाम नहीं ले रहे थे, तो हिंदुस्तान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और हिंदुस्तान इस मामले में सक्षम है। हमारे पास और एक चीज और मैं बता दूंगा, और साहब इस तरह से हमारी सेना को एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल रहा है। जैसे हमने पूरे स्क्वाड्रन ट्रांसफर करवाए लेह के ऊपर, अपाचे हेलीकॉप्टर या चिनूक लेके गए, इसी तरह हम T-90 टैंक्स ले गए। हम इस मौसम में उन दुर्गम जगहों पर जिस हिसाब से अपनी तेजी तैनाती कर रहे हैं, इसका असर बॉर्डर के उस पार तक भी जा रहा है। राइट सर, मैं एक मिनट आप सभी मेहमानों को रोक रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जरा दिखाइएगा क्या कुछ फंक्शन है, कैसे क्या 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 कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जरा दिखाइएगा इसको। एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। एक समय था जब भारत वेंटिलेटर्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। साथियों, इतने कम समय में इतना बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कितनी बड़ी चुनौती रही है, इससे भी आप भली भांति परिचित है। एक और बड़ा चैलेंज था कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए देश में ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। जितने कम समय में हमारे पैरामेडिक्स, आशा वर्कर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी और दूसरे हेल्थ और सिविल वर्कर्स को ट्रेन किया गया, वो भी अभूतपूर्व है। आज अगर भारत की कोरोना से लड़ाई को देखकर दुनिया अचंभित है,
बड़ी बड़ी आशंकाएं गलत साबित हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा कारण हमारे ये फुट सोल्जर भी है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज हम उस स्थिति पर आ पहुंच चुके हैं जहां हमारे पास जागरूकता की कमी नहीं है। साइंटिफिक डेटा का विस्तार हो रहा है, संसाधन भी बढ़ रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए से नोएडा, कोलकाता और दीगर शहरों के अंदर टेस्टिंग लेबोरेटरी फैसिलिटी को अपग्रेड कर रहे थे और बता रहे थे कि देश के अंदर कोविड-19 से निपटने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। और जो सिचुएशन इस वक्त है वो ये है कि पीपी किट्स जो बहुत देर तक हम बाहर से मंगवाते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम विदेशों को भी देना शुरू कर चुके हैं। और हमारे छोटे से बड़े लोग, यानी जितने भी लोग कोविड के साथ जुड़े हुए थे इस महामारी को रोकने के लिए, उन्होंने जो योगदान किया और जो ट्रेनिंग ली है वो शायद ही किसी और के पास है। फटाफट से जरा अपनी एक और ब्रेकिंग पर आते हैं। अब्दुल नबी हसन इस वक्त हमारे साथ है। फटाफट से अब्दुल नबी हसन के पास चलते हैं, देखते हैं कि भारत चीन सरहद पर और क्या कुछ खबर आ रही है और कहां पर क्या कुछ हो रहा है। फटाफट से अब्दुल नबी हसन को जरा दिखाइएगा। अब्दुल, जरा बताइएगा क्या कुछ आपके पास ताजा खबर है। उसके बाद अपने पूरे पैनल के ऊपर चलते हैं और उनसे उस पर एक्सपर्ट्स कमेंट भी लेते हैं। अब्दुल, बताइएगा। जी इशफाक गौर साहब, बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अभी कुछ देर पहले जो चर्चा चल रही थी, चीन जो है लगातार सीमा पर गलवान हो, फिंगर 3 हो, फिंगर तमाम जो है वहां पर लगातार अपनी घुसपैठ कर रहा है या फिर वहां पर डटा हुआ है। तो वहीं अब खबर ये मिल रही है कि चीन सिर्फ गलवान ही नहीं, इधर हिमाचल प्रदेश के जो सीमा लगती है किन्नौर की, वहां पर भी घुसपैठ कर रहा है। और खबर यह है कि तकरीबन पिछले 2 महीने के अंदर अंदर 20 किलोमीटर तक अंदर आ गया है। सड़क निर्माण कर दी है चीन ने यहां पर, यानी कि 20 किलोमीटर तक अंदर आ गया है चीन। हिमाचल प्रदेश की जो सीमा लगती है किन्नौर से सटी हुई, वहां पर भी। तो यह बहुत अहम खबर है, बड़ी खबर है, चीन से जुड़ी हुई है कि चीन की चालाकी लगातार बरकरार है और यह चालाक चीन अब हिमाचल प्रदेश के जरिए भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सड़क का निर्माण लगातार किया जा रहा है और अगर हम ये देखें, फेज देखें पिछले 2 महीने का, तो उसमें लगातार सड़क का निर्माण चीन की तरफ से किया गया है और 20 किलोमीटर। ठीक है अब्दुल, ये जो बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि ये जना लद्दाख वाला मामला नहीं है, बल्कि जहां जहां से सरहद चल रही है वहां पर हॉटस्पॉट्स बनाने की कोशिश में चाइना लगा हुआ है। सीधे अपने पैनल के पास चलते हैं। अनुपम तिवारी साहब, फटाफट से जरा आपका रिएक्शन कि कैसे इसको देखें। एक साइड पर 1-to-1 मिरर डिप्लॉयमेंट की बातें हो रही है, तो क्या पूरी सरहद पर 3500 किलोमीटर वाली सरहद पर मिरर डिप्लॉयमेंट? हाँ देखिए गौहर जी, इसको मैंने जो मेरा आकलन है कि चीन हिंदुस्तान को पूरे नॉर्दर्न रीजन में फंसा के रखना चाहता है, उलझाना चाहता है। वो सर्दियों तक हिंदुस्तान को अलग अलग जगहों पे ऐसे ही उकसाएगा और हिंदुस्तान को तैयार रहना पड़ेगा। ये हमारे कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये मुद्दा उठा था कि इन सब ये हरकतें हो रही हैं, इसके पीछे चीन की मंशा क्या है। तो मंशा उसकी सीधी सीधी है कि वो किसी भी तरह से इंडिया को अपने वेस्ट में यानी हमारे नॉर्थ में वो उलझा के रखना चाहता है और इसके सहारे वो जो साउथ चाइना सी वाला इलाका है, मलक्का स्टेट वाला इलाका है, वहां से वो फ्री पैसेज चाहता है। वो हम ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए ही वो ऐसा कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। उसकी प्लानिंग बहुत दूसरी है। वो उसका मेन माइंडसेट है अपने ट्रेड को कैसे वो बेहतर करे, इसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान दे रहा है और इस वजह से हिंदुस्तान को इस पूरे फ्रंट में इंगेज करके रखना चाहता है। लेकिन ठीक है अनुपम तिवारी साहब, आपको मैं रोक रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल PS मेहता साहब कह रहे हैं कि ट्रेड उनका विस्तार हो, वो बढ़े, इसलिए उनकी एक बड़ी स्ट्रेटजी रहती है। 2 कदम आगे बढ़िए, 1 कदम पीछे चलिए, तो 1 कदम आपके पास रहा, ये भी एक ट्रेड में है। लेकिन भारत के साथ जिस तरीके का ट्रेड वो कर रहे थे वो तो सबसे अच्छा था। एक बड़ी इकोनॉमी उनकी यहां से भी चलती थी क्योंकि बहुत सारा ट्रेड यहां पर था। अब भारत आहिस्ता आहिस्ता करके जो वो नकेल कसना शुरू कर दिए हैं। अब खबर यह है कि और भी एप्स, पहले तो हमने कोई 59 एप्स बंद कर दी थी, आज और एप्स जो है वो बंद है। 47 एप्स को बंद करने की बात हो रही है और उसमें सबसे ज्यादा गेमिंग एप्स है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा था। तो ये सिर्फ मनी पावर के लिए सब कुछ हो रहा है या कुछ और भी प्लान्स है जो लगातार हम सुन रहे थे 2023 तक एक सुपर पावर बनने का ख्वाब चाइना का, उसको पूरा करने की कोशिश में है? ये बिल्कुल सही बताया आपने कि चाइना का सुपर पावर बनने का पूरा इरादा है
और इसी को लेकर उसने तमाम हरकतें की हैं और उसको इसको अंजाम देने के लिए उन्होंने कोरोना महामारी का बहुत बड़ा फायदा उठाया। लेकिन अलोंग द ग्लोब होल वर्ल्ड में जो उनकी हरकतें रही हैं साउथ चाइना या ईस्ट चाइना सी या एक्शंस अगेंस्ट इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान और ताइवान और अब इंडिया, ये सब चीजें उसकी कैलकुलेशन में थी। इसने खुद स्टेप सोच समझ के उठाए हैं, मगर वर्ल्ड का रिस्पांस उसके ऊपर नेगेटिव इतना जाएगा शायद वो वहां फेल। आज अमेरिका में उसकी काउंसलेट्स भी बंद की जा रही हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये ट्रेड के लिए है या वर्ल्ड पावर बनने के लिए, इन दो चीजों को एक साइड में रख दीजिए। एक सीधी तरह से देखिए कि हमारे बॉर्डर पे क्या हो रहा है। हमारे चाइना से 3 बॉर्डर लगते हैं, लद्दाख, सेंट्रल यूपी एरिया या सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिलीगुड़ी के कुछ क्षेत्र। चाइना अब वक्त को खरीद रहा है, बाइंग टाइम। जी, किस लिए? ताकि वो अपनी टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट करता रहे और उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, लड़ाई में जो जंग को सपोर्ट करने के लिए उसको रास्तों की जरूरत है। वो रोड बना रहा है राइट अप टू द बॉर्डर। तो हिंदुस्तान को ये भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। हिंदुस्तान को अपनी जंग की तैयारी, अपने ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स की फुल स्पीड से करनी चाहिए। मेरे अंदेशे से 30 जून और 30 सितंबर का जो ये पीरियड है, इसके अंदर ये फुल तैयारी चलेगी चाइना की। हमें भी करनी चाहिए, जो आपने वर्ड यूज किया मिररिंग, वो करना चाहिए और हमें उससे ज्यादा करना चाहिए। वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अक्टूबर के महीने में आई एम क्वाइट श्योर कि चाइना हिंदुस्तान के ऊपर एक जंग का नेक्स्ट स्टेप उठाएगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चाइना वापस नहीं जाएगा इस सर्दी में। चाइना ने हैबिटेट 6000 मीटर पर उन्होंने प्रॉपर हैबिटेट्स बनाए अपनी फौजों के लिए। वो विंटर में यहीं रहेंगे। उनको अच्छे क्लोथिंग दिए हैं, हाई एल्टीट्यूड विंटर क्लोथिंग, वाटरप्रूफ विंटर क्लोथिंग। वो वापस जाने के इरादे से नहीं आया है। तो इस टाइम चाइना सीरियस है और हिंदुस्तान के पास आज 1962 के बाद इतना बड़ा मौका मिला है जो भारत को गंवाना नहीं चाहिए और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा इरादा रखना चाहिए, ताकि चाइना को समझ आ जाए कि ये 1962 का भारत नहीं है। लेकिन सेठी साहब, आपसे जो एक कमेंट लेना चाहूंगा और उसके बाद मैं एक पॉलिटिकल रिएक्शन चलाऊंगा, क्योंकि सीरीज चल रही है उसकी भी। सेठी साहब, ये बताइएगा, जैसे अभी हमें तिवारी साहब भी बता रहे थे और मेहता साहब भी बता रहे थे, देखिए चाइना जो प्लान कर रहा है ये कोई छोटा प्लान नहीं है, ये उनका एक बड़ा प्लान है। और उसी प्लान के हिस्से में कभी हम अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, कभी नेपाल सामने होता है, कभी भूटान सामने आता है। इसमें जो हमारी प्लानिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग सेठी साहब आप कहां पर देख रहे हैं? चलिए, यहां पर ऑडियो कुछ ब्रेक हुआ है, इनके पास दोबारा चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने अलग पड़ाव पर आऊं, एक और बात जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है कांग्रेस की तरफ से लगातार सीरीज ऑफ ट्वीट्स करना और सीरीज ऑफ बातें जो वो लगातार कह रहे हैं, वो कर रहे हैं लद्दाख को लेकर, चाइना को लेकर। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो क्या कुछ कहता है, एक बड़ा सवाल है। उस वीडियो को जरा हम सुनेंगे, उसके बाद मेहता साहब के पास भी चलूंगा, तिवारी साहब के पास सुनूंगा। तब तक हमारा राब्ता जो है, संपर्क जो है वो दोबारा सेठी साहब के पास भी होगा, इनसे भी बात करेंगे दोबारा। लेकिन राहुल गांधी ने आज अपने ट्विटर पैगाम में क्या कुछ कहा है, इसको जरा सुन लीजिएगा एक बार। It is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory?